हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल विंडो के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्शन व कमांड का नाम, जैसे कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, टैब बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं, कमांड क्या होते हैं, नया सीट इंसर्ट करने का बटन क्या होता है, जूम स्लाइडर क्या होता है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था एक्सेल क्या है, एक्सेल को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसे 10 तरीके से कैसे ओपन करते हैं, साथ ही साथ ये भी बताया था कि अपने नाम से एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए एक्सेल की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल पर और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करने का सारा तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया था। फिर भी यहाँ पर देखें, टास्क बार पर हमने पिन करके रखा हुआ है। तो जो टास्क बार पर पिन प्रोग्राम होते हैं उसे सिंगल क्लिक करते ही वो प्रोग्राम रन हो जाते हैं। तो हमने एक्सेल के आइकन को सिंगल क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, देखें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि एक्सेल प्रोग्राम ओपन होकर आ गया है। जब ये पहली बार ओपन होकर आता है दोस्तों, तो देखें यह 2 भागों में बटा होता है। क्योंकि अगर जो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वर्जन होगा या उसके नीचे के कोई भी वर्जन होंगे तो कुछ इस तरह के स्क्रीन नहीं आएंगे। ये स्क्रीन 2010, 2013, 2016 और 2019 में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों कि अगर जो आप एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं तब तो यह आएगा। यदि गलती से आप 2007 यूज कर रहे हैं तो आप अपग्रेड हो जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस विंडो की। तो देखेंगे यह 2 भाग में बटा हुआ है। पहला, इधर ग्रीन कलर में जो आपको ये सेक्शन दिख रहा है, इसमें सबसे पहले देखें तो एक्सेल प्रोग्राम का नाम आ रहा है और ठीक उसके नीचे रिसेंट। यदि आप पहली बार ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी देखें तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 फाइल पहले से नजर आ रही है। एक पहला देखें यहाँ पे डिस्प्ले दिस वीक, मतलब इस सप्ताह में हमने यूज किया, और यस्टरडे यानी कि पिछले दिन में हमने एक यहाँ पे फाइल ओपन करी थी। रिसेंट के अंतर्गत उन फाइलों की लिस्ट डिस्प्ले होती है जिस पर हाल ही में हमने काम किया हो। यदि हमने कोई काम नहीं किया होगा, पहली बार एक्सेल ओपन कर रहे होंगे, तो यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक उसके नीचे आते हैं तो देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ओपन अदर वर्कबुक्स। अगर जो आप इस रिसेंट से नहीं ओपन करना चाहते या आपकी फाइल कहीं अन्य जगह है, किसी अन्य ड्राइव में है, तो आप ओपन अदर वर्कबुक्स इस बटन को क्लिक करके ओपन नाम के विंडो में चले जाएंगे और यहाँ से आप ब्राउज कर लेंगे। आपका जहाँ पर भी फाइल होगा यहाँ से लोकेशन का चुनाव कर लेंगे और उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी हमने कहीं पर भी नहीं रखा है तो हम यहाँ पर पीछे आ जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी तरफ जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक्सेल की तरफ से पहले से ही बने बनाए यहाँ पर वर्कबुक मिलता है, जिसे क्लिक करके आप उसी तरह का सेम लेआउट अपने एक्सेल प्रोग्राम के अंदर पा सकते हैं। इसे स्क्रॉल करके नीचे जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको ज़्यादा वर्क नहीं करने हैं, पहले से बनी बनाई यहाँ पर मिलेंगी। जस्ट सिंगल क्लिक करना है और आपको एडिट कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसमें हो सकता हो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कम डिस्प्ले हो रहा हो, तो इसका अर्थ है कि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से नहीं जोड़े हुए हैं। अगर जो आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ से देखें तो ये टेम्पलेट, जिसे हमने बताया कि ये बनी बनाई जो होती है इसे टेम्पलेट बोलते हैं। तो आप आसानी से यहाँ सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ध्यान रहे इंटरनेट से कनेक्ट होने पर ही। अगर जो आप बिजनेस से संबंधित ही सिर्फ कैटेगरी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो बिजनेस को क्लिक करें। बिजनेस से संबंधित जितनी भी एक्सेल की टेम्पलेट होगी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम इस टेम्पलेट का उपयोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग खुद का टेम्पलेट बनाएंगे। लेकिन पहली बार अगर जो आप एक्सेल सीख रहे हैं तो दोस्तों हमेशा आपको ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करना है। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंगल क्लिक कर देते हैं तो एक्सेल का जो होम विंडो होता है, मेन विंडो होता है, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस विंडो के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी सेक्शन को हम एक एक करके समझेंगे। तो ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक एक पॉइंट को जब आप समझ लेते हैं तो आगे जब हम फार्मूला, फंक्शन या कोई भी प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इस विंडो को समझना हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर देखें दोस्तों तो यहाँ पर ग्रीन कलर में एक पट्टी डिस्प्ले हो रही है। यह पट्टी 2 भागों में बटी हुई है।
जैसे देख लीजिए ये फाइल जो डिस्प्ले हो रहा है, जैसे हम माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो इसका कलर कुछ और हो जा रहा है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं होम के ऊपर, यहाँ से लेकर ये आखिरी तक, इसके ऊपर जब जाएंगे जिसमें हम माउस ओवर कर रहे हैं, इस ऊपरी पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार को देखेंगे तो ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक सेंटर और एक राइट हैंड साइड। तो चलिए सबसे पहले हम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो सेंटर में देखें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बुक 1। तो एक्सेल के अंतर्गत जो भी पेज या फाइल हम लेते हैं उसे बोलते हैं वर्कबुक। मीन्स कि जैसे हमने पेंट में पढ़ा था, नोटपैड में, वर्डपैड में, कोई भी काम करने के बाद हम फाइल को सेव करते हैं तो उस प्रोग्राम में उसे हम फाइल बोलते हैं। ठीक उसी तरह एक्सेल में जिस पेज पर हम काम करते हैं उसे बोलते हैं वर्कबुक। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बुक 1। अभी तक हमने इसका नामकरण नहीं किया है, इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप में यह बुक 1 डिस्प्ले हो रहा है। उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एक्सेल डिस्प्ले हो रहा है कि कोई भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं तो टाइटल बार पर उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एक्सेल, यानी कि हमने एक्सेल प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है जिसमें बुक 1 पर हम कार्य कर रहे हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार और क्विक एक्सेस टूल बार बटन। क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से आप आसानी से किसी भी कार्य को सिंगल क्लिक में कर सकते हैं, जो कि इसी के लिए यहाँ पर छोटे छोटे आइकन रखे गए हैं जिसे आप सिंगल क्लिक करके आसानी से किसी भी कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 3 बटन पहले से मौजूद है जो किसी भी वर्कबुक या किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते वक्त आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहला है सेव, इसका शॉर्टकट है Ctrl+S। यदि आप शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहते हैं तो Ctrl+S की प्रेस करें अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से, और यदि ऐसा नहीं चाहते तो इसे क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। तो इसे हमने क्लिक किया, जैसे हमने इसे क्लिक किया सेव एज विंडो के अंतर्गत आ गए। अब आप इसे कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, आप अपना लोकेशन सबसे पहले चुनाव कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ ब्राउज को क्लिक करेंगे, हम अपनी इच्छा अनुसार लोकेशन लेना चाहते हैं। तो हमने डेस्कटॉप को क्लिक किया और यहाँ पर फाइल नेम को क्लिक किया, देखें यहाँ पे फाइल नेम, और इसके अंतर्गत हमने इसका नाम दिया पवन इन्फो टेक। ये हमारे फाइल का नाम है। और इसके नीचे देखेंगे तो सेव एज टाइप। तो दोस्तों सेव एज टाइप को अभी आपको नहीं समझना है, कुछ भी यहाँ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको सेव को क्लिक कर देना है। लेकिन सेव को क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने पहले ही बताया था कि देखें यहाँ पे बुक 1 डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम सेव को क्लिक करेंगे, यानी कि अब कंप्यूटर की रैम मेमोरी से हम इसे सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में इसे स्टोर कर रहे हैं। तो सेव को क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने सेव को क्लिक किया, देखिए हमारी फाइल का नाम यहाँ पर चेंज हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि एक्सेल के अंतर्गत बनी हुई फाइल का नाम वर्कबुक होता है। तो ध्यान रखिएगा, गलती से अगर हमने फाइल बोला तो आपको यही समझना है कि उसे हम वर्कबुक ही बोल रहे हैं। अब हमने आपको सेव का उपयोग बता दिया। यदि यही प्रक्रिया आपको अलग से करनी होती, क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से नहीं करना होता, तो देखिए आपको कितना क्लिक करना पड़ता। सबसे पहले आप फाइल को क्लिक करते, फाइल को क्लिक करने के बाद सेव या सेव एज को क्लिक करते, और फिर यहाँ पे ब्राउज को क्लिक करते। लगभग 2-3 क्लिक आपके बच जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में बने आइकन या कमांड का उपयोग करके। उसके राइट हैंड साइड में देखते हैं तो अंडो और रीडो बटन बने होते हैं, जो कि एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत काम करते वक्त अगर जो आपने कोई गलती कर दिया है तो आप इसकी मदद से आगे और पीछे जा सकते हैं। क्योंकि आप एक्सेल पढ़ रहे हैं तो ये इसके पिछली कक्षाओं में आपने सीखा होगा, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, वर्ड इन सब प्रोग्राम में ये सब बताया जाता है। फिर भी हम आगे आपको एक एक क्रम से बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार बटन। इसमें देखेंगे तो 3 ही कमांड डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि आप इससे अतिरिक्त कमांड जोड़ना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार बटन को क्लिक करें। जैसे इसे क्लिक करते हैं तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार नाम का एक मेनू ओपन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहीं से आप वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए ओपन कमांड जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपन कमांड को क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर चेक मार्क लग जाता है। चलिए क्लिक करते हैं और जैसे चेक मार्क लगेगा वो कमांड यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसे हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे ओपन नाम का एक नया कमांड जुड़ गया। तो अब इसे क्लिक करके मैं आपको दिखा दूं। मैंने इसे क्लिक किया, सिंगल क्लिक जैसे हमने किया देखिए ओपन में आ गया। अब आप अपनी पुरानी फाइल या कहीं पर भी रखे होंगे, किसी भी ड्राइव में, पेन ड्राइव में, CD DVD में, जो कंप्यूटर से आपने जोड़ कर रखा होगा, तो ब्राउज को क्लिक करके आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। चलिए इसे कर देते हैं कैंसिल, इसे भी कैंसिल। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन को क्लिक करें और पुनः उसी कमांड के ऊपर क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा।
वैसे ये सभी के सभी जो कमांड आप देख रहे हैं इन सभी का उपयोग मैं आगे एक एक क्रम से आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसका उपयोग क्या है। जो जितना है बस उतना ही समझते जाइए दोस्तों, एक्सेल बहुत अच्छे से आप सीखेंगे, यकीन मानिए। तो चलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। तो हमने आपको सेंटर में और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़े तो देखिए सबसे पहला बटन हमें डिस्प्ले हो रहा है साइन इन। साइन इन बटन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का उपयोग करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने डेटा को मीन्स एक्सेल में बनी हुई वर्कबुक को दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से जहां पर इंटरनेट हो वहां से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर जो आप साइन इन नहीं करते हैं और अपनी फाइल को स्टोर करते हैं तो सिर्फ वह इसी पीसी में स्टोर होगा, और जब आप इस पीसी पर बैठेंगे या इसे ऑन करेंगे तभी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि अदर जगह कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए अभी मैं देवरिया हूँ और मैंने इस फाइल को अभी यहाँ पर सेव करा और 4 दिन बाद मैं लखनऊ गया और लखनऊ से चाहता हूँ इस फाइल को एक्सेस करूँ, तो दोस्तों या तो इस पीसी को हमें अपने साथ ले जाना पड़ेगा, या फिर इस फाइल को हमें मेल करना होगा, या फिर इस फाइल को हमें डीवीडी या पेन ड्राइव में ले जाना पड़ेगा। अगर जो ये प्रक्रिया हमने नहीं किया है तो लखनऊ या दुनिया के किसी भी कोने से हम अपने फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं करना तो यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। क्योंकि एक्सेल की ये बिगनर्स क्लास है इसलिए मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा। जब इसी के कुछ और आगे स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो मैं आपको ये सारा चीज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अब इसके बाद अगला बटन होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो इसमें 3 कमांड मिलते हैं। तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं दोस्तों। तो नीचे में देखें तो कमांड का नाम है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो ये जो पट्टी आपको डिस्प्ले हो रही है ऊपर, इसे बोलते हैं टैब बार। टैब बार पर जो ये नाम डिस्प्ले हो रहा है इसे बोलते हैं टैब। और उसके ठीक नीचे जो पट्टी डिस्प्ले हो रही है ग्रे कलर, व्हाइट कलर आप कह सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रिबन। तो ये सभी के सभी यहाँ पर एट अ टाइम मतलब एक समय में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये दिखाई न दे तो ध्यान रहे कि इसके बदले में अन्य कमांड का उपयोग करना होगा, क्योंकि यही कमांड सिलेक्टेड है, इसलिए शो टैब्स एंड कमांड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए एक बार इसे क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। दूसरा वाला कमांड जो कह रहा है शो टैब्स, कि सिर्फ व सिर्फ यहाँ पर टैब दिखाई दे, रिबन या कमांड डिस्प्ले न हो। तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया देखिए यहाँ से रिबन और रिबन के अंतर्गत जो कमांड थे वो यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं वो दिखाई दें तो पुनः इस बटन को क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये हमारे कमांड्स वगैरह भी नहीं दिखाई दें तो ऑटो हाइड रिबन का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने ऑटो हाइड रिबन का उपयोग किया देखिए यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया। अभी आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि ये सब गायब हो गया तो हम कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों कभी कभी सिर्फ डेटा एंट्री का काम आता है, हमें किसी हार्ड कॉपी को देखते हुए और इसमें सिर्फ फीड करना होता है, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। हर चीज़ का उपयोग है, ऐसे ही ये नहीं बना हुआ है। तो इसके बारे में एक एक चीज़ हम प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो आप कह रहे हैं नहीं अच्छा नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो वापस इस बटन को क्लिक करके आप जैसा चाहें वैसा ही यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो मैं शो टैब्स एंड कमांड्स का उपयोग पुनः कर दे रहा हूँ। तो इसे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया देखें हमारे कमांड्स और यहाँ पर टैब भी डिस्प्ले होने लगे। अगला होता है मिनिमाइज, टास्क बार पर छुपाने के लिए। जैसे मिनिमाइज को क्लिक करेंगे या टास्क बार पर छुप जाएगा। वापस टास्क बार पर आएंगे और उसी आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक या पुरानी अवस्था में आ जाएगा। दूसरा बटन होता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन बटन। आप इससे अपने विंडो को छोटा बड़ा या पूरे स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी पूरे स्क्रीन पर है तो आप इसे रिसाइज नहीं कर सकते, और इसे जैसे क्लिक कर देते हैं तो ये विंडो में छोटा हो जाता है, जिससे आप कॉर्नर पर ले जाकर रिसाइज बटन होने पर आप आसानी से अपने विंडो का आकार चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसे मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ उसी बटन की मदद से। और अगला होता है क्लोज। इसकी सहायता से आप अपने एक्सेल विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रेस करा हमारा एक्सेल का विंडो क्लोज हो गया। तो अभी दोस्तों हमने एक्सेल प्रोग्राम को टास्क बार से ओपन करना सीखा था। सबसे बेहतरीन तरीका अब हम सीख लेते हैं। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस कीजिए और रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप कर दीजिए एक्सेल। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, 1995 हो, 2000 हो, एक्सपी हो, 2003 हो, 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, या कोई भी वर्जन हो, सिंपल आपको रन के डायलॉग बॉक्स में एक्सेल टाइप करके ओके कर देना है। वो ऑटोमेटिक आपका एक्सेल प्रोग्राम
ओपन हो जाएगा। अभी देखिए हमने रिसेंट बताया था, देखिए यहाँ पे टुडे के अंतर्गत पवन इन्फोटेक नाम की फाइल आ गई, जो कि अभी अभी हमने इस पर काम किया था। तो और ये कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, मैंने सेव करके आपको दिखाया भी था। लेकिन दोस्तों हमने बताया था अगर जो आपको पुरानी फाइल पर काम करनी होगी तो इसे क्लिक करके ओपन करेंगे, नहीं तो हमेशा हमको ब्लैंक वर्कबुक को ही क्लिक करना है। चलिए हमने इसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखेंगे तो रिबन हमारा गायब हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे और शो टैब्स एंड कमांड को क्लिक कर देंगे, वापस आ गया। अब हम ध्यान से अगर जो देखें तो हमने टाइटल बार को फाइनली क्लियर कर लिया है। अगर जो टाइटल बार से संबंधित आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर करेंगे। तो सबसे ऊपरी पट्टी टाइटल बार, उसके नीचे जो पट्टी होती है शुरू से लेकर अंत तक जहां पर प्लस शेयर का साइन बना हुआ है, इसे बोलते हैं टैब बार पर। टैब बार पर जो भी यहाँ पर कमांड का नाम दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं टैब। जैसे पहला वाला डिस्प्ले हो रहा है फाइल, तो फाइल को फाइल मेनू भी बोलते हैं और फाइल टैब भी बोलते हैं। आप इसे टैब भी बोल सकते हैं, मेनू भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेनू ही है। कैसे, जैसे इसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट खुलकर आ रही है। तो जहाँ पर सूची की बात आती है तो उसे हम हमेशा मेनू बोलते हैं, और जहाँ पर टैब की बात आती है तो सभी के सभी कमांड एक समय में ओपन हो जाते हैं। जैसे कि देखिए होम टैब को जब हम क्लिक करते हैं तो होम टैब से संबंधित सभी के सभी कमांड एक ही बार में सामने आ जाते हैं। ये लिस्ट वाइज नहीं है, ये रो वाइज है। वैसे ही इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो टोटल यहाँ पर देख लें दोस्तों तो टैब की संख्या हो रही है 7। लेकिन अगर जो आप इंटरनेट से जुड़े हैं और अप टू डेटेड हैं तो यहाँ पर एक और हेल्प नाम का टैब इसमें जुड़ जाएगा। फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि जब भी एक्सेल ओपन होता है तो होम टैब डिफॉल्ट रूप से ओपन हुआ मिलता है, और उसके बाद से जिस भी कमांड या जिस टैब का हमें उपयोग करना होता है उस पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाना होगा। अगर जो पेज की सेटिंग करनी है तो पेज लेआउट टैब में जाना होगा। अगर जो कोई फार्मूला एंट्री करना है तो फार्मूलाज में जाएंगे। अगर जो डेटा में कोई करेक्शन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो डेटा में जाएंगे। यदि किसी भी चीज़ का हमको रिव्यू करना है तो हम रिव्यू टैब में जाएंगे, और किसी भी वस्तु को हमें अपनी इच्छा अनुसार देखनी है तो हम व्यू टैब में जाएंगे, या अरेंज करना हो तो व्यू टैब का उपयोग करेंगे। उसके बाद एक और सर्च बॉक्स के जैसे आता है, जैसे देखें यहाँ पे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मतलब ये हेल्प की तरह ये हेल्प बॉक्स है जिसमें आप आसानी से कहीं पर भी रहते हुए किसी भी कमांड का उपयोग कर सकते हैं या एक्सेल से सहायता ले सकते हैं। जैसे सपोज करें होम टैब में आप देखते हैं कि इटैलिक ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। इटैलिक का मतलब होता है आड़ा तिरछा। किसी टेक्स्ट को जब हम टाइप करते हैं और उसे सिलेक्ट करके इसे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो हम होम टैब में रहकर ही उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि रिव्यू टैब के अंतर्गत रहते हुए भी हम इसका उपयोग करें, तो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू को क्लिक करके आप अपने कमांड का नाम टाइप कर लेंगे। जैसे हमने टाइप किया इटैलिक, जैसे हम टाइप करेंगे इटैलिक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और इसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमने जिस टेक्स्ट को या जिस सेल को सेलेक्ट करा होगा वो ऑटोमेटिक वैसा चेंज हो जाएगा। इसे जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो अगला हमारा कमांड मिलता है प्लस शेयर। प्लस शेयर का उपयोग यदि आप अपनी इस करंट वर्कशीट को किसी अनदर पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, एक ही समय में उपयोग करना चाहते हैं कि वो भी आपकी फाइल को देख सके और आप भी, और दोनों लोग एडिट कर सकें, तो उसके लिए अपने फाइल को आपको शेयर करना होगा। लेकिन शेयर करने से पहले सबसे पहले इसे क्लाउड में स्टोर करना होगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन स्टोर करने से पहले मैंने दोस्तों बताया था कि आपको साइन इन करना होगा, और साइन इन करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे बनाते हैं आप हमारे इंटरनेट के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसमें कैसे साइन इन करेंगे, कैसे इसे स्टोर करेंगे और कैसे कोलैबोरेट करेंगे, ये सारी चीजें मैं स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह देखें तो हमने टाइटल बार को क्लियर कर लिया और टैब बार को भी क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। जब टैब बार पर किसी भी टैब को हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक पट्टी खुलकर आ रही है। वैसे पट्टी तो वही रहती है, इसमें कमांड चेंज हो जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो ग्रे कलर की पूरी जो पट्टी डिस्प्ले हो रही है, जो रेड कलर के बॉक्स में आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं रिबन। अब ये रिबन जो होते हैं अलग अलग भागों में बटे होते हैं। अब भाग कैसे बटे होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा डिस्प्ले हो रही है, ध्यान से देखिए सीधी रेखा है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी बटी हुई है, यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ये रिबन अलग अलग ब्लॉक या ग्रुप में बटे होते हैं। आप इसे ब्लॉक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ग्रुप।
रिबन के अंतर्गत कमांड तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ब्लॉक के अंतर्गत एक जैसे कार्य करने वाले, सिमिलर कार्य करने वाले कमांड को रखा गया है कि अगर जो आप एक कोई काम करते हैं तो उससे संबंधित काम जो है सेम वहीं पर मिल जाएगा, आपको अलग जगह ज़्यादा दूर जाने समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई डाटा टाइप हो, जैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ पवन, और इसे हमें कॉपी करना है। तो देखें यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कॉपी ऑप्शन है, और जस्ट कॉपी करेंगे तो निश्चित है कि उसकी आपकी प्रतिलिपि बनानी है, तो यहीं पर आपको पेस्ट ऑप्शन भी मिल जाता है। तो एक जैसे जो कमांड होते हैं, सिमिलर कमांड जिनका उपयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, तो एक ही जगह मिल जाते हैं, जिससे आपको बार बार अलग जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर जो सिंपल शब्दों में कहें तो रिबन अलग अलग ब्लॉक या ग्रुप में बटा होता है, और हर ग्रुप के अंतर्गत एक जैसे कार्य करने वाले कमांड मौजूद होते हैं। तो इन्हें कैसे हम समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखें होम टाइप के अंतर्गत हैं, अब रिबन में आते हैं तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, स्टाइल्स ब्लॉक, सेल्स ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक। अगर जो इसे आप दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंतर्गत आपको 4 कमांड मिलते हैं, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। ठीक उसी तरह फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपको 11 कमांड मिलते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, टेक्स्ट कलर। तो इनकी सहायता से अब देखेंगे तो फॉन्ट के अंतर्गत एक तरह के आ रहे हैं, जैसे फॉन्ट का नाम बदलना हो, फॉन्ट की साइज बदलना हो, उसे बोल्ड, इटैलिक, मतलब फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने के ऑप्शन मिलते हैं। वहीं पर यहाँ पर आके देखते हैं तो फॉन्ट को अपनी इच्छा अनुसार जगह पर एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पर नंबरिंग के लिए, सेल की स्टाइल चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पर एक ही साथ बने बनाए स्टाइल्स का उपयोग करने के लिए। कहने का अर्थ यही है कि एक तरह के जो कमांड होते हैं उन्हें एक पास रखा गया है, जिन्हें ब्लॉक या ग्रुप कहा जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो रिबन कई ब्लॉक या कई ग्रुपों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक ग्रुप में एक ही तरह के कार्य करने वाले कमांड मौजूद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आशा करते हैं कि टोटल यहाँ पर आपने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आपको ऐसा लगता हो कि इन सभी कमांड का हम उपयोग जानते हैं और ये बहुत जगह घेर कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखें एक बटन है कोलैप्स बटन, इसे आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका रिबन हाइड हो जाएगा। और यदि आप इसे दिखाना चाहते हैं तो शॉर्टकट है Ctrl+F1, जैसे प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यह एक्सटेंड हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और इस बटन पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट और इसका नाम भी दिखाई देगा, जैसे देखें अभी कोलैप्स द रिबन Ctrl+F1। तो सिंपल आप यहाँ क्लिक नहीं करना चाहते तो Ctrl+F1 की को प्रेस कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने प्रेस करा हमारा रिबन हाइड हो गया। पुनः मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रेस किया ऑटोमेटिक रिबन हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा, या फिर यूं कहें तो एक्सटेंड हो गया। अब इसके नीचे की तरफ आते हैं तो देखें दोस्तों यहाँ पर एक बहुत लंबी सी पट्टी डिस्प्ले हो रही है, और यह पट्टी 2 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला वाला जो यहाँ पे बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने वर्कशीट में आ जाते हैं। इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी पर्सन की पहचान उसके नाम से होती है। जब आपको कोई फ़ोन करता है या फिर मिलने आता है तो अपना नाम बताता है, तो आप बहुत आसानी से उसका नाम सुनकर और उसे पहचान लेते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये डिस्प्ले हो रहा है ABCDEF, जैसे हम इन कैरेक्टर के ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो देखिए नीचे की तरफ तीर का निशान एक झुका हुआ डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए कुछ एक बॉक्स ऐसे सेलेक्टेड नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं कॉलम। अपने शब्दों में कह लें तो एक्सेल के अंतर्गत कॉलम को ABCD कैरेक्टर से प्रेजेंट किया जाता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आकर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग जो डिस्प्ले हो रही है ये रो को दर्शा रहा है। जैसे इस पे माउस पॉइंटर लाकर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ सेलेक्टेड आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, रो, ये पंक्ति। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, जब एक रो और एक कॉलम मिलते हैं, चलिए मैं इसको आपको लाइव दिखा दूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डी कॉलम को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसे कलर कर दिया। वैसे ही मैंने 4 नंबर के रो को क्लिक किया और यहाँ पे कलर कर दिया। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे हैं। जैसे कि हमारा यहाँ माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं, चलिए मैं इसे दूसरा कलर दे दूं तो देखें यहाँ पर कि ये एक सेल का निर्माण कर रहे हैं।
जब एक कॉलम और एक रो जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स का निर्माण होता है जिसे एक्सेल में सेल बोलते हैं। इसी सेल का नाम यहाँ पर डिस्प्ले होता है। मतलब अगर जो इसे हम एक पर्सन समझ लें तो इसका नाम होगा D4। किसी भी सेल का नाम सबसे पहले कॉलम लेटर और उसके बाद रो नंबर से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि देखिए मैं इस वाले सेल को अगर जो क्लिक करता हूं तो इसका नाम होगा E4, क्योंकि E कॉलम में है और 4 नंबर के रो में है। तो सपोज करें मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अपना माउस पॉइंटर यहाँ पर सिर्फ लाके रख दे रहा हूँ और मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या होगा, तो क्या नाम होगा बताइए। बिल्कुल सही, इसका नाम होगा I12। चलिए मैं इसे क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है I12। तो ये जो ABCD जो देख रहे हैं, एक बार फिर मैं दोहरा दूं, इसे बोलते हैं कॉलम, और जो 1 2 3 जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं रो। तो एक एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत 10,48,576 रो की संख्या होती है और 16,384 कॉलम की संख्या होती है। दोस्तों इसके बारे में स्पेशली हम अलग बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ विंडो के लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो नेम बॉक्स होता है किसी भी सेल के नाम को दर्शाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि इस पर्सन की पहचान यहाँ पर इसके नाम से हो जाएगी। यदि इस पर्सन का आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल इस नेम बॉक्स में आए और जो मनचाहा नाम हो यहाँ पर नाम टाइप कर दें, एंटर कर दें। अब इस सेल का नाम वही हो जाएगा जो आपने नाम दिया था। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि वह सिर्फ व सिर्फ आपके पहचान के लिए है। बैकग्राउंड में इसका नाम E11 ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यदि नेम बॉक्स छोटा या बड़ा डिस्प्ले हो रहा है तो इस पर माउस पॉइंटर लाकर आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसा देखें हम यहाँ पर रिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, इसे बोलते हैं फार्मूला इंसर्ट बार। इसकी मदद से आप फार्मूला या फंक्शन इंसर्ट करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं और उसे कैंसिल करते हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं। अभी जब हम फंक्शन या फार्मूला एंटर करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो दोस्तों ये लंबी सी पट्टी जो आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं फार्मूला या फंक्शन बार। जब भी हम किसी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। चलिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर दूँ। हमने टाइप किया 10। अगर जो आपको सेल चेंज करना होगा नीचे की तरफ तो एंटर की प्रेस करेंगे। हमने टाइप किया यहाँ पे 20, फिर एंटर किया। सेल चेंज करने के लिए हमने टाइप किया 30। अगर जो इन तीनों को हमें जोड़ना हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक्सेल का जो ये सेल होता है ये जर्नल मोड में होता है। मतलब सामान्यतः यह बिल्कुल ही सामान्य मोड में होता है। आप इसमें कोई भी कैरेक्टर, कोई भी नंबर या कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर जो आपको एक्सेल के अंतर्गत कोई भी फार्मूला या फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले इसके अंतर्गत इक्वल साइन लगाना होगा। इक्वल साइन लगाने के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में बैक बटन के पास आप देखेंगे तो एक ही की पर प्लस साइन और इक्वल साइन भी बना हुआ है। आप उसे एक बार प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो इक्वल का साइन वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे तो दोस्तों अब हमें इसे जोड़ना है। तो अभी हमने बताया था किसी भी सेल का नाम जो होता है वो एक कॉलम और एक रो से मिलकर बना होता है। किसी भी सेल का नाम कॉलम नेम और रो नंबर से मिलकर बना होता है। यहाँ पर गलती से भी आप 10 + 20 टाइप नहीं करेंगे। ये आप वैल्यू टाइप कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। और हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, जब भी हमें एक्सेल के अंतर्गत काम करना होगा हमेशा हमें सेल के नाम को ही प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करना है। जैसे देखें जो ये 10 नंबर की वैल्यू हमने टाइप किया है यह है F6 में, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है F6, न कि आपको 10 टाइप करना है। उसके बाद से इसे जोड़ना है। शुरू से ही हमने सीखा है जोड़ने के लिए प्लस साइन का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है। आपको प्लस साइन को प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो प्लस साइन डिस्प्ले होने लगेगा। दोस्तों ये नहीं समझ पा रहे होंगे प्लस साइन आया कहाँ से, तो कीबोर्ड को ध्यान से देखें तो उस पर न्यूमेरिक कीपैड बने हुए हैं राइट हैंड साइड की तरफ। मतलब जिस साइड आपका माउस है उधर देखेंगे तो नंबर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वहीं पर बने हुए हैं डिवाइड बटन, एस्टिक साइन बटन जो कि गुणे का निशान है, माइनस, प्लस, इंटर और डॉट, जीरो और नम लॉक। तो वहां पर प्लस साइन को क्लिक करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जहां से आपने इक्वल लाया है वहां पर शिफ्ट की को प्रेस करते हुए उस इक्वल वाले की को प्रेस करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा। अब अगले नंबर की बात कर लें, दूसरा जो 20 टाइप हुआ है तो इस सेल का नाम है F7। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं F,
उसके बाद से 7 जैसे टाइप करेंगे तो देखिए सेलेक्ट हो गया। दोस्तों हो सकता है ये कलर अलग अलग आए, तो अलग अलग कलर आने का मतलब है कि आप आसानी से शीघ्रता से ये देख सके। एक कलर में होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग कलर से यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है आपकी सहूलियत के लिए कि आप आसानी से इसे समझ सकें। अब हमने शिफ्ट की को प्रेस किया और इक्वल साइन वाले जो की था उसे प्रेस किया। जैसे मैंने प्रेस किया देखिए यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब अगला नंबर जो सेल है आप बताइए इसका नाम क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका नाम है F8। तो मैंने F प्रेस किया और 8 प्रेस किया तो देखेंगे ये अलग कलर में आ गया। अब यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 60 आ गया योग इसका, कि मतलब इन तीनों सेल का योग होगा वो होगा 60। लेकिन दोस्तों अगर जो सिंपल, यदि मैं ऐसे सिंपली आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे हाँ ये वैल्यू 10 है, तो चलिए मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ। दूसरी वैल्यू 20 है, तीसरी 30 है और चौथी 60 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोनों 60 तो है। चलिए एक बार इसे सेलेक्ट करके हम देखते हैं तो देखिए फार्मूला बार में 60 डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर 30, यहाँ पे 20 और यहाँ पर 10। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आते हैं तो देखें दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हमें 10, 20, 30 नज़र आ रही है। लेकिन वहीं अगले सेल पर जब हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 60 नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे इक्वल F6 प्लस F7 प्लस F8 नज़र आ रहा है। मीन्स दोस्तों कि किसी भी सेल के अंतर्गत कोई भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है तो वो वैल्यू कैसे आई है या उस वैल्यू का क्या मतलब है, रीज़न क्या है, तो वो सारा का सारा बैकग्राउंड का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है। तो फार्मूला बार की सहायता से हम किसी भी सेल में टाइप किए गए कैरेक्टर, फार्मूला या वैल्यू की वास्तविकता को जान सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें जितना चाहें सेल में कैरेक्टर जो कुछ भी आप टाइप करते हैं तो वो उसमें डिस्प्ले होता है। चलिए मैं कुछ इसमें आपको टाइप करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों हम सेल में टाइप कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सेल में टाइप करते हैं वो सीधे फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है। अब आपने एक बात ध्यान दिया था कि हमने पूरी की पूरी एक लाइन टाइप कर दी थी और जैसे ये लाइन भरी ऑटोमेटिक दूसरी लाइन शुरू होते ही वो लाइन गायब हो गई। जैसा कि मैं बैक करके आपको दिखा रहा हूँ। बैक करने के लिए दोस्तों इक्वल साइन जहाँ पर था वहीं पर देखिए बैक की है, उसे प्रेस कीजिए। देखिए जैसे मैंने दूसरी लाइन के कैरेक्टर को हटाया पहली लाइन भरी हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में जब कभी भी हम फंक्शन या फार्मूला चलाते हैं, हमारा फंक्शन या फार्मूला बहुत लंबा हो जाता है, प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो कुछ यहाँ पे फार्मूला गायब हो जाते हैं, तो हमें बड़ा दिक्कत होता है उस समय समझना। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के लिए इसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये यहाँ पर फैल गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे ये सब कुछ सामने आपके दिखाई देता रहेगा। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है तो आप यहाँ से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। वैसे इतनी हमें आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ हमें ये बताना था कि इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपने फार्मूला बार को समझ लिया कि फार्मूला बार में सेल में टाइप किए गए सभी के सभी कैरेक्टर या फार्मूला डिस्प्ले होते हैं। यदि फेस वैल्यू होगी तो उसका फेस दिखाई देगा। जैसे 10 एक फेस वैल्यू है, मतलब 10 का मतलब 10 ही है, ये कहीं से रिलेटेड नहीं है तो 10 ही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 60 देखें तो सेल में 60 नज़र आ रहा है, लेकिन फार्मूला बार में देखेंगे तो इसका फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन बार की। तो चलिए एक बार इसे हम जोड़ कर देख लेते हैं। अभी हमने ये जोड़ना आपको फार्मूला की मदद से सिखाया था, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था। प्लस साइन का उपयोग करते हैं हम जोड़ने के लिए और इक्वल करते हैं लास्ट में। लेकिन एक्सेल के अंतर्गत सबसे पहले हमेशा याद रखें कि जब भी हमें एक्सेल में काम करना हो, कुछ भी करना हो, कोई भी फंक्शन चलाना हो तो हमें इक्वल चलाना होगा। तो हमने साइन यहाँ पे लगा दिया इक्वल, लेकिन इसे फिलहाल करते हैं बैक, क्योंकि हम अभी फंक्शन इंसर्ट करने वाले हैं, टाइप करने वाले नहीं हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर एक्सेल के अंतर्गत सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक खाली सेल को सेलेक्ट रखें और यहाँ पर देखें F(x) नज़र आ रहा है, इसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। इसे क्लिक कर देंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन नाम का यहाँ पर विंडो एक डिस्प्ले होने लगेगा। अब एक्सेल के अंतर्गत जितने भी फंक्शन हैं उन सभी का उपयोग आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं सम फंक्शन। दोस्तों अभी आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन कितने होते हैं क्या क्या है। मैं क्रम से एक एक का उपयोग बताऊंगा और उसका नाम भी बताऊंगा, और यहाँ पर प्रैक्टिकल उससे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा मैं करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना है आपको सम। जैसे मैंने यहाँ पे सम टाइप किया, देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक इक्वल आ गया है और यहाँ पर गो को क्लिक कर देना है।
जैसे गो को क्लिक करेंगे देखें यहाँ पे सेलेक्ट फंक्शन के अंतर्गत सबसे पहले वो फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओके को क्लिक कर देना है। जैसे ओके करते हैं देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर बता रहा है कि F6 से लेकर F9 तक हम फंक्शन ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी उन्हें हम जोड़ देंगे और इनका टोटल योग भी यहाँ पर बता दे रहा है 120 होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। जैसे ओके करेंगे देखिए 120 आ गया। यदि दोस्तों किसी भी सेल के अंतर्गत कोई भी फंक्शन आप चला रहे हैं और आप उसे हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे हम फंक्शन चलाए आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों बटन का हमें उपयोग देखना है। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा था इंसर्ट फंक्शन, जो कि फंक्शन करके हमने आपको दिखाया था। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं हम। दूसरे तरीके में दोस्तों एक्सेल के किसी भी सेल के अंतर्गत आपको इक्वल साइन टाइप करना है और अपना फंक्शन का नाम टाइप कर लेना है, जैसा कि हमने बताया सम। तो हमने टाइप किया SUM। जब कोई भी फंक्शन आप मैनुअली टाइप करते हैं तो उन फंक्शन को टाइप करने के बाद से शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस करते हैं जिससे ओपन ब्रैकेट आ जाए। ओपन ब्रैकेट के अंतर्गत ही सभी के सभी हम अपने आर्गुमेंट को फीड करते हैं और जब सभी के सभी हमारे आर्गुमेंट फीड हो जाते हैं तो फिर शिफ्ट के साथ 0 बटन को प्रेस करते हैं तो वो क्लोज ब्रैकेट आ जाता है जिससे कि हमारा आर्गुमेंट वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। चलिए हम इसे कर देते हैं बैक, यानी कि अभी ओपन करना है और उसके अंदर अपने आर्गुमेंट को ले लेना है। अब इन सभी वैल्यू को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिंपल दोस्तों इसे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके बैकग्राउंड में जो सेल नेम होगा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ पर आप चाहें तो प्लस साइन का उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो कामा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने कामा लगाया, दूसरा सेल कामा, तीसरा कामा, चौथा कामा, पांचवा। जब आखिरी सेल आप सेलेक्ट कर लें तो कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस कर दें, ऑटोमेटिक क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पर कर दें एंटर। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने अभी बताया कि हम फंक्शन बार का उपयोग सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पर एंटर नहीं करना है, माउस पॉइंटर की मदद से इसका उपयोग करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे साइन का मार्क डिस्प्ले हो रहा है, ये इंटर बटन का ही साइन है। यह सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कि कीबोर्ड से आप इंटर की को प्रेस करते हैं। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारा फंक्शन यह रन कर जाएगा। देखिए टोटल योग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 240। चलिए इसी क्रम में दोस्तों सिंपल आपको एक और फंक्शन सिखा देते हैं। अगला हमारा फंक्शन है मैक्स इक्वल MAX। हम यह देखना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो अभी दोस्तों फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए हमने बताया था आपको टाइप करना है इक्वल MAX, उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 की प्रेस करना है, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और उसके बाद से एक एक सेल को क्लिक करना है, कामा लगाना है, एक एक सेल को क्लिक करते जाना है, कामा लगाते जाना है और आखिरी सेल को जब सिलेक्ट कर लें तो शिफ्ट के साथ 0 की को प्रेस कर दें और एंटर की प्रेस कर दें। एंटर की नहीं प्रेस करना चाहते तो साइन वाले मार्क को क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक यह फंक्शन कार्य कर जाएगा। लेकिन अभी हमें याद आया कि ये फंक्शन हमें नहीं चलाना है या किसी भी कारण से इसे रद्द करना है तो आप बैक की को प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से। तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए देखें यहाँ पे कैंसिल बटन है, जस्ट कैंसिल बटन को क्लिक कर देंगे। ये जो भी हमने टाइप करा था उस सब का सब 1 सेकेंड में गायब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने नेम बॉक्स, इंसर्ट, फंक्शन बार और फार्मूला बार को बखूबी आपने समझ लिया है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया था कि कॉलम को ABCD कैरेक्टर से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि ABCDE इसे कॉलम बोलते हैं और रो को नंबर से प्रेजेंट करते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 ये जो डिस्प्ले हो रहा है इसे बोलते हैं रो। अब दोस्तों इन्हीं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड टॉप में आकर देखते हैं तो एक और बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसे बोलते हैं सेलेक्ट ऑल बटन। अगर जो आप पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करें, ऑटोमेटिक यह सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, शीट 1 डिस्प्ले हो रहा है। डिफ़ॉल्ट रूप में 2013, 2016 और 2019 एक्सेल के अंतर्गत शीट 1 ही इंसर्ट होता है। यदि आप और भी शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एक प्लस साइन डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे एक नया शीट आपको यहीं पर मिल जाएगा, या यूँ कहें तो नया शीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट 11 की भी आप प्रेस करते हैं तो नया शीट यहाँ पे इंसर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, या जितनी बार प्रेस करेंगे उतना सीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो 2 बटन मिलते हैं, एक प्रीवियस सीट और एक नेक्स्ट सीट। जैसे हम यहाँ पर हैं, अगले सीट पर जाना चाहते हैं तो देखें अभी ये काम नहीं कर रहा है। काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी अभी ये
यहाँ पर पूरा का पूरा सीट डिस्प्ले हो रहा है जितना भी हमने इंसर्ट किया है। तो प्लस साइन को क्लिक करते हुए हम और ज़्यादा सीट इंसर्ट कर ले रहे हैं। जैसे हम ज़्यादा सीट इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पर सीट डिस्प्ले नहीं होगा तो अब यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस बटन काम करेगा। देखिए स्क्रॉल कर रहा है। अब इसके आगे जब हम जाते हैं तो मिलता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जिससे कि आप अपने वर्कशीट या बुक को या पेज को दाएं बाएं कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो मिलता है वर्टिकल हॉरिजेंटल स्क्रॉल बटन, जिसकी मदद से आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल स्क्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार मिलता है, जिससे पेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आते हैं तो मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार करंट सेल की या करंट फंक्शन की स्थिति को दर्शाता है कि आप क्या करने वाले हैं या फिर आपको अभी क्या करना चाहिए। जैसे अभी हमने किसी भी सेल को क्लिक करा तो देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रेडी, मतलब कि अभी ये बिल्कुल ही रेडी है, आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंटर, यानी कि अब आप एंटर करेंगे जिससे कि आपने डेटा फीड किया है ये इसमें फीड हो जाए। चलिए हमने एंटर कर दिया। जैसे हमने एंटर किया देखिए दूसरे सेल में आ गया और डिस्प्ले हो रहा है रेडी। अभी यहाँ पर अगर जो हम सम फंक्शन का उपयोग करें, जैसे इक्वल सम ओपन पैरेंथेसिस और किसी भी सेल को हम सेलेक्ट कर लें, तो देखें हमने अभी क्या किया कि एक सेल को हमने पॉइंट किया है कि भाई इसे जोड़ देना है। हमने कामा लगाया, इसे क्लिक किया, एक दो सेल हमने पॉइंट कर लिया और शिफ्ट के साथ 0 की को प्रेस किया तो देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है कि फंक्शन आपका पूरा हो गया, आप एंटर कर दीजिए। जैसे हम एंटर करेंगे रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब फिर से कह रहा है आप रेडी हैं टाइप करने के लिए। तो जिस सेल में आप जहाँ पर भी होंगे ये स्थिति यहाँ पर बताता है, साथ ही साथ हमें गाइड भी करता है कि आप अभी क्या करेंगे या आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में स्पेशली मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप आसानी से समझ सकें सिर्फ और सिर्फ क्या क्या डिस्प्ले होता है और कब कब डिस्प्ले होता है। जब इसके राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते हैं तो ये मोड डिस्प्ले होता है। जैसे अभी हम जिस वर्कशीट के अंदर काम कर रहे हैं ये अभी नॉर्मल मोड में है। यदि आप पेज लेआउट मोड में काम करना चाहते हैं, मतलब कि जिस मोड में आप काम कर रहे हैं वो किस मोड में प्रिंट होगा, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का प्रारूप आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि देखिए कैसे प्रिंट होगा, कैसे डिस्प्ले हो रहा है। वहीं पर अगर जो आपने पेज ब्रेक किया होगा या जहां तक भी आपने डेटा टाइप किया होगा तो उस मोड में यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। तो चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं नॉर्मल मोड में। जिस मोड में हम कार्य करते हैं वो नॉर्मल मोड होता है और इसी मोड में भी बहुत अच्छे से कार्य होता है, तो आपको भी नॉर्मल मोड में ही कार्य करनी चाहिए। वैसे इन सब का उपयोग मैं स्पेशली अलग अलग करके सिखाऊंगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो जूम स्लाइडर मिलता है जिससे कि आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10% तक जूम आउट कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप 400% तक एक्सेल की सीट को जूम इन कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब एक्सेल हमारा ओपन होता है तो 100% पे होता है, जो कि बीच में देखें यहाँ पर एक लकीर डिस्प्ले हो रही है, इसे क्लिक करेंगे तो आपका पेज 100% आ जाएगा। अगर जो 100% नहीं आता है तो पुनः एक बार क्लिक करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। यदि नहीं होता है फिर भी तो प्लस और माइनस साइन का उपयोग करके आप आसानी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा एक्सेल विंडो के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्शन, सभी कमांड का नाम, उनका उपयोग। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में कोई भी एरर रहा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, या फिर आपको पहले से पता है और हमने उसका मतलब गलत बताया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक और ट्यूटोरियल की वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।